हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए पावर ग्रिड की टॉप एमसीक्यू सीरीज लेकर। क्लास नंबर 9 रहेगी दोस्तों ये। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, 8 क्लासेस देख कर आना। बहुत एमसीक्यू टॉप लेवल के एमसीक्यू है, उसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, इसी तरह के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे प्रश्न। जो 7 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है पावर ग्रिड का। तो फाइनली अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया। ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। क्या कह रहा है कि एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में बेक ईएमएफ, शुद्ध इंडक्टिव के अंदर बेक ईएमएफ का मान अधिकतम कब होता है। एक शुद्ध प्रेरणिक परिपथ की बात कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों शुद्ध जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसके अंदर पावर फैक्टर मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। पावर फैक्टर क्या होता है, इसके अंदर जीरो होता है। क्यों होता है पावर फैक्टर जीरो? इसका एक कारण होता है क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज व धारा, सबको मालूम है वोल्टेज एवं धारा के बीच जो कलांतर हो जाता है, जिसको थीटा बोलते हैं, उसको वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए कोस फाई होता पावर फैक्टर होता है वो जीरो होता है। आगे बात समझ में। देखो, अब इसमें पूछ रहा है कि बेक ईएमएफ, यूँ समीकरण बन, एक जो साइन वेव है यूँ बनती है। तो इस समय देखो, यहाँ पे जो 180 डिग्री पे ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री पर, और यहाँ पे बात कर रहा है 270 और 360 पर। तो इसके अंदर दरअसल ये एक इस कंडीशन पे, एक इन कंडीशन पे, इन दोनों कंडीशनों पे जो बेक ईएमएफ का मान होता है, शुद्ध प्रेरणिक परिपथ की बात कर रहा हूँ वो, ठीक है, क्या होता है, बहुत न्यूनतम होता है, कम होता है। अब सिचुएशन इसके अंदर 3 रहेगी दोस्तों। कौन सी रहेगी? एक रहेगी इसके अंदर ये वाली सिचुएशन, ठीक है, कि 180 डिग्री या 360 डिग्री। 360 डिग्री को ऑप्शन के अंदर 2 पाई भी आ सकता है, क्योंकि आपको कल मैं बता के आ गया पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री या 22/7 3.14। तो देखो कौन सी लाइन, अब देखो मैं कलर कर रहा हूँ रेड वाला कलर, समझ जाना। देखो एक तो 0 डिग्री, एक 180 डिग्री, एक 360 डिग्री। इन सिचुएशन पे जो ईएमएफ का मान, जो बेक ईएमएफ का मान है, वो शुद्ध प्रेरणिक परिपथ के अंदर मैक्सिमम होता है दोस्तों, ठीक है। और मिनिमम कब होता है? 90 और 270 डिग्री पर। और ये 450 का, मतलब एक वेव आगे चलेगी, तब ये बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेक ईएमएफ के बारे में सब कुछ डिटेल। और शुद्ध प्रेरणिक परिपथ होता है, इसमें अंदर 1 2 4 बातें और मेरे को याद आ गई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि के डब्ल्यू जो शक्ति होती है वो हमेशा जीरो होती है। इसीलिए जो के वी ए और के वी ए आर, प्रतिघाती शक्ति, ठीक है, वो हमेशा इन दोनों शक्तियों का बराबर होता है। और किलोवाट जो शक्ति होती है वो जीरो होती है। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। अच्छा क्वेश्चन आज के लिए टॉप एमसीक्यू लाए हैं। कैपेसिटर की ज़्यादा इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं पर्सन है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है। एक कैपेसिटर में दोनों प्लेटों के बीच में पाए जाने वाला पदार्थ का गुण है। आपको पता है होना चाहिए कि एक कैपेसिटर होता है, ये एक कैपेसिटर हो गया, इसके अंदर एक पैरावैद्युतांक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? पैरावैद्युतांक पदार्थ पाया जाता है। तो इस पदार्थ का जो गुण होता है वो नेगेटिव होता है, एनटीसी होता है, सॉरी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटने लग जाता है, ठीक है। और ये दोनों चालक प्लेटें होती है, चालक होता है। वैसे याद रख लो कि पीटीसी क्या होता है, चालक क्या होता है, एक पीटीसी होता है। और अर्धचालक, अचालक, पैरावैद्युतांक जो पदार्थ होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एनटीसी होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आगे बात समझ में, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक कैपेसिटर की धारिता किस मान पर, किस कारक पर निर्भर करती है? प्लेटों का क्षेत्रफल, अचालक की मोटाई, उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। इस 2 बातें इसकी और रहती है। एक तो अचालक की मोटाई मान लो, यहाँ दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी धारिता है जो एक कैपेसिटर की कैपेसिटी निर्भर करती है। और चौथा जो कारक अपने मान सकते हैं तापमान, टेम्परेचर भी निर्भर करती है। और 5वां जो कारण है पैरावैद्युतांक का जो पदार्थ है, ठीक है, जो अंदर डाला है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो कौन सा, किस पदार्थ का बना हुआ, वो बात समझ में आ गई। जैसे पेपर, संधारित्र, आप आगे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक संधारित्र का समांतर संयोजन
खालिस्तान के समान होता है, प्रतिरोध के समान, प्रेरक के समान, प्रेरक के श्रेणी, प्रतिरोध के श्रेणी, प्रतिरोध के श्रेणी, प्रेरक के समांतर, प्रेरक के समांतर, प्रतिरोध के समांतर। देखो क्वेश्चन को हल करो, जिसमें को भी आ रहा है 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं, जिसको आ रहा है। देखो मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको इसको देखे जाओ, पहले वीडियो को चालू कर ली तो उसको रोको, स्टॉप करो और फिर अपने आप आंसर देखो कि मेरा सही होता है या नहीं होता है। ठीक है, मेरा सही होता है या नहीं होता है। एक संधारित्र का समांतर संयोजन है, तो समांतर संयोजन ऐसे क्वेश्चन आ जाओ, सबसे पहले आप फॉर्मूले की तरफ जाओगे, तो फॉर्मूला फाइनली क्या निकलता है समांतर के लिए, जो किसके लिए होता है, जो किसके लिए होता है, C3+ के अंदर Cn, जो मतलब कि रेजिस्टेंस की श्रेणी और प्रेरक इंडक्टर की श्रेणी, इंडक्टर की श्रेणी और प्रेरक की श्रेणी के समान क्या होता है, संधारित्र का समांतर संयोजन होता है। समझ में आ गई बात, मतलब उसका जो फॉर्मूला है उनकी तरह ये व्यवहार करता है। ठीक है, इनका जो फॉर्मूला सेम है। श्रेणी के लिए ये लगता था R1 RT बराबर R1 + R2 R3, यहाँ के लिए क्या लगता है, समांतर के लिए C1 + C2 C3, इंडक्टर के लिए वही LT बराबर L1 + L2 + L3, श्रेणी के लिए, समांतर के लिए बदल जाएंगे, उल्टा होता है सिस्टम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपकी डिमांड थी, बीच बीच में न्यूमेरिकल भी लाए, तो अच्छी डिमांड थी दोस्तों, मैंने न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर दिए अब पहले, क्योंकि दोस्तों अब न्यूमेरिकल उसमें से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थी, उसमें कैसे न्यूमेरिकल लाए बताओ। थोड़ा सा अब चलेंगे न्यूमेरिकल आगे, अब ऐसी थ्योरी है जो पूरी स्टार्ट होने वाली है, RLC सर्किट, RLC श्रेणी सर्किट, समांतर सर्किट, पैरेलल सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, उसमें बस क्या आएंगे, खाली न्यूमेरिकल है, थ्योरी नहीं है। ठीक है, अगली क्लास शायद उसकी होने वाली है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक संधारित्र कैपेसिटर 0.5 सेकेंड के लिए 220 वोल्टेज प्रदाय के लिए आर पार जुड़ा हुआ है तथा 0.22 के लिए आवेशन धारा स्थिर रखी जाती है। ठीक है, और अपने को ज्ञात करना है कैपेसिटी, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, अपने पास एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, Q बराबर CV, होता है या नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है कि अपने को ज्ञात करनी है C, ये होता है कैपेसिटी धारिता, और V होती है वोल्टेज, Q होता है कूलाम आवेश के अंदर। इसके अंदर मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि भाई इसके अंदर वोल्टेज दे रखी है साफ साफ, पर यार अपने को Q नहीं दे रखा है, तो Q कहाँ से निकाल कर आएंगे। तो देखो Q बराबर फॉर्मूला होता है Q बराबर I/T, होता है ना, होता है। अब देखो मेरे को यहाँ से मालूम पड़ गया कि 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड की अपने को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड। यहाँ पे अपने को धारा दे रखी है 0.22 एम्पियर, 0.22 एम्पियर। तो इसको गुणा करके मैं आवेश निकाल लूँ, फिर आवेश से मैं आवेश का मान यहाँ रख लूँ और वोल्टेज का मान यहाँ रख लूँ, इसको बटा में ले जाऊँ तो धारिता आ सकती है ना। तो करते हैं कैलकुलेशन। देखो क्या रखें, पहले मेरे को Q निकालना पड़ेगा। ठीक है, Q बराबर I/T होता है। I का मान मेरे पास दे रखा है 0.22, 0.22 इंटू 0.5, पॉइंट हटाऊंगा, जीरो करूंगा, इसको फाइनली मेरे को टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करके ऑलरेडी रख दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा Q बराबर कितना आएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना, 0.11 आएगा। ठीक है, गुलाम आवेश किस में होता है, गुलाम होता है। आप कैलकुलेशन क्रॉस मैच कर लेना, मेरे को कंफर्म करवा देना कि सही है या नहीं है। अब देखो अपने पास क्या था, Q बराबर C बराबर V था ना। तो देखो Q बराबर मेरे को क्या करना है, C ज्ञात करना है, तो इसके बटे में V लगा दूंगा ना। तो देखो इसके बटा में क्या आ जाएगा, अपने को दे रखी है 220 वोल्टेज, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे 0.11, तो 220 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 0.000 फेराड धारिता किस में होती है, फेराड में होती है। इसको मैं कैलकुलेशन, एक ऑप्शन दूसरा भी आ सकता है, कौन सा आ सकता है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0 माइक्रो फेराड। ठीक है, 0 माइक्रो फेराड। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखो एक कैपेसिटर में श्रेणी संयोजन से धारिता कम हो जाती है, इसका एक कारण क्या है, आपको पता है श्रेणी संयोजन यूँ होता है जो कि रेजिस्टेंस के विपरीत होता है, रेजिस्टेंस का समांतर और कैपेसिटर का श्रेणी, ये दोनों एक है। तो फॉर्मूला लगता है क्या, C1, ये फॉर्मूला लगता है C1/C2 + C1, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, और अलग अगर दो मान के लिए हो तो वही लगता है जो समांतर के लिए, जो प्रतिरोध के समांतर के लिए लगता है, C1 × C2
प्लस C1 प्लस C2। आगे बात समझ में। देखो इससे क्या होती है, जैसे रेजिस्टेंस होता है श्रेणी क्रम में बढ़ता है और रेजिस्टेंस समांतर क्रम में घटता है, वैसे ही धारिता होती है दोस्तों जो श्रेणी क्रम में कम होती है और समांतर क्रम में ज़्यादा होती है। उसका कारण पूछ रहा है। देखो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इस कारण अचालक की मोटाई बढ़ जाती है, इस कारण इनमें से कोई नहीं है, या ए और बी ऑप्शन है। तो इसका जो मेन कारण है ए और बी, मतलब कारण तो एक ही है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ जाती है श्रेणी संयोजन के अंदर, ठीक है, इसीलिए कैपेसिटर में, तो इसीलिए ये कारण माना जाता है कि धारिता कम हो जाती है। अच्छा इसी का ये दूसरा ऑप्शन है, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दो या अचालक पदार्थ की मोटाई बढ़ जाती है, एक ही, ये दोनों में से एक ही लाइन है, ठीक है, दोनों लाइनों का अर्थ एक ही है, समझ गए। जो कि पहले मैं बता के आया हूँ, क्वेश्चन नंबर अपने 2 की स्टार्ट हुई तभी ये क्वेश्चन अपने को देखने को मिला था। देखो एक कैपेसिटर को चार्ज करते समय परिपथ में लगाए गए एमीटर का विक्षेप, परिपथ कैपेसिटर को अपनी चार्ज कर रहे हैं। कैपेसिटर की दो कंडीशन है, एग्जाम के अंदर पढ़ के जाना दोस्तों, इसके अंदर एग्जाम कैपेसिटर के अंदर देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा टॉपिक है कैपेसिटर, चार्जिंग व डिस्चार्जिंग। देखो ये पूछ रहा है जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और यहाँ डिस्चार्ज करते हैं, इसके अंदर दरअसल एक डायग्राम बनता है, मैं आपको बनवा देता हूँ, ये बनता है डायग्राम इसके अंदर, और यहाँ पे स्विच लगा होता है जिसको ये पहले क्या है, पहले मतलब ओपन होता है, बाद में क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पे एमीटर के अंदर श्रेणी क्रम में लगा होता है रजिस्टर, क्या लगा होता है, इसको कलर को एम्पियर मीटर, और यहाँ पे अपने लगा देते हैं चार्ज किसको करना है, कैपेसिटर को, इसका संयोजन यूँ, और इसके समांतर में अपने लगा देते हैं वोल्टमीटर, ठीक है। तो इसका ये पूछ रहा है कि जब सर्किट अपने को ये क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होने लगी, तो जब ये एमीटर का विक्षेप है वो किस तरफ होगा, इस तरफ निम्न की तरफ होगा या उच्च की तरफ होगा, या शून्य की तरफ होगा, या अन्य इकाई की तरफ होगा, तो किस तरफ होगा ये पूछ रहा है। तो आप एक कंडीशन याद रखोगे, जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इस समय जो कैपेसिटर पर वोल्टेज होती है VC का मान जो होता है क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। चार्जिंग जब फर्स्ट टाइम में चार्ज करते हैं तब 0 होता है, इस समय उसको चार्ज करते हैं पहले, फिर उसको अपने उपयोग में लेते हैं। और जब अपने को कंडीशन आ जाए कि एक कैपेसिटर जब पूर्ण चार्ज हो जाता है तब क्या होता है, VC और VS बराबर होता जाते हैं, मतलब कैसे कि जो सप्लाई की वोल्टेज है वो कैपेसिटर की वोल्टेज के बराबर हो जाती है, और इस समय धारा का मान 0 हो जाता है, ठीक है। और विक्षेप वाला टॉपिक पढ़ लेना दोस्तों, बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैं इसमें आंसर बताऊंगा क्योंकि लंबा टॉपिक बन जाता है ये बहुत बड़ा। इस टाइम में जो विक्षेप होगा वो उच्च होगा एमीटर का, ठीक है, यहाँ होगा जब कैपेसिटर चार्ज होने की स्थिति में रहेगा, और जैसे जैसे डाउन आता जाएगा कैपेसिटर का जो, ठीक है, जो इसका जो पैमाना है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा। वोल्टमीटर इसका विपरीत होता है, वोल्टमीटर का कई बार पैमाना पूछ लेता है एग्जाम में। देखो फिर आपका न्यूमेरिकल आ गया, एक संधारित्र 100 वोल्टेज DC पर 1 जूल की ऊर्जा संचित कर सकता है, संधारित्र का मान क्या होगा। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला संचित ऊर्जा क्या होता है, 1/2 CV², सबको मालूम है अपने को, क्या है C क्या होती है धारिता, और B वोल्टेज, E संचित ऊर्जा। इस फॉर्मूले को मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना, 0.5 CV²। आगे बात समझ में। देखो ई क्या है, संचित ऊर्जा, जो इसमें फॉर्मूले के अंदर दे रखी है, 0.5 जो मान है वो सेम है। अपने को संधारित्र का मान याद करना है, वोल्टेज अपने को दे रखी है, तो सिंपल सा है, कर लो इसको फॉरवर्ड। जब पक्षांतरण करेंगे तो मैंने तो करके रखा है, आप कर लेना दोस्तों। पक्षांतरण करने पर क्या हो जाए, सीधा फॉर्मूला अपने पास निकल के आएगा, कौन सा आएगा, 2E × V²। इस फॉर्मूले में अपने मान रखेंगे तो क्या आएगा, 200 माइक्रोफेरेड, इसका आंसर राइट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी बनेगी। और देखो ये क्वेश्चन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वादा करता हूँ कि 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाओगे कैपेसिटर के बारे में, हो सके आज ही सीख लो जब तक आपने नहीं सीखा हो। देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक संधारित्र में नेगेटिव ओमिक रेजिस्टेंस का मान उच्च है तो आपूर्ति आवृत्ति, बारंबारता, पुनरावृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति चारों एक ही नाम है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव ओमिक रेजिस्टेंस, पहली बात तो जिसको मालूम है वो, कि मेरे को मालूम था
कि नेगेटिव ओमिक रेजिस्टेंस XC होता है। ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट करके बताना है भाई मेरे को पहले से मालूम था। यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, और देखो XC का मान भाई मेरे ये कह रहा है, इसको नहीं मालूम है, नेगेटिव ओमिक रेजिस्टेंस का मान अगर उच्च है तो फ्रिक्वेंसी नीमन होगी। ठीक है, नीमन होगी तो अपने किस तरफ जाएंगे, घट जाएगी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि XC फ्रिक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों छोटी सी बात थी, आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए था कि नेगेटिव ओमिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। वैसे ही एक पॉजिटिव ओमिक रेजिस्टेंस आ जाए तो किस तरफ जाएंगे, किसको मालूम है। ठीक है, देखो एक कैपेसिटर पर भूरा, नारंगी, लाल, काला रंग है तो इस कैपेसिटर का मान होगा। माय डियर, जैसे ही आपको पता है कि रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग सारणी होती है, वैसे ही कैपेसिटर की कलर कोड सारणी भी होती है। कैपेसिटर की कलर कोड सारणी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारणी रहती है। उसको ज़रूर टेबल को पढ़ के रीड करके ज़रूर जाइए होगा, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं उसके। ठीक है, लास्ट ईयर राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, अभी प्रीवियस ईयर के अंदर जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें पूछे गए थे। देखो मेरे को तो रंग याद है, मैंने तो सीधा रंग याद किया है, जैसे काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी, सफ़ेद, सुनहरा, सिल्वर, ऐसे मैंने याद करके रखे हैं। तो देखो इसको जब कैलकुलेशन करते हो हमेशा इस तरफ से कैलकुलेशन नहीं करनी, इस टाइम से बहुत टाइम लगता है। पहले सीधे टॉलरेंस निकालो। देखो कैसे, काला है ना सबसे रंग, तो काले की टॉलरेंस बताओ। काले रंग की टॉलरेंस कितनी होती है, 20% होती है। समझ गए बात, 20%। मतलब अपने ऑप्शन, अब ऑप्शन काट दिया करो, ऐसे क्वेश्चन है तो 1 नंबर ऑप्शन गया और 3 नंबर ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर 3 ये बच गया। अब प्लस माइनस अपने पास यहाँ पे 1300 है, यहाँ पे 120 है, तो लाल रंग कितने नंबर पर आता है। लाल रंग की जो सहनशीलता है वो कितनी होती है, काला, भूरा, लाल, 0 1 2, मतलब 10 की 2, 10 की 2 मतलब 100 आएगा। मतलब कि 1 0 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2, मतलब इस तरफ जाएंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 1300 कर देंगे दोस्तों। और इसके अंदर जो पूछा जा चुका है दोस्तों, F प्रकार के जो कोड है उसकी सहनशीलता कितनी होती है, ये तो आ गई थी एक बार एग्जाम के अंदर दोस्तों, प्रीवियस ये वाला आया था टेक्निकल हेल्पर के अंदर, कि F प्रकार की जो कोड है उसका जो सहनशीलता सीमा है 1% होती है। वैसे ही आप मेन की याद रख लिया करो, जैसे P की कितनी होती है, 100% होती है। W की जो सहनशीलता है वो 200% होती है। सीधा कोड दे के डायरेक्टली मान पूछेंगे, जैसा कि लास्ट ईयर टेक्निकल हेल्पर में हुआ था। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन अपने को मैं देखो यहाँ बताता हूँ, तब अपने को ऐसे ऐसे लगता है कि कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। जब ये एग्ज़ाम सेंटर के हम अपनी कंडीशनें सामने आती है, अपने इसको अचीव करते हैं, तब हमें इसको फील हो रहा था कि यार काश हम ये पढ़ पाते। और उस टाइम चीज़ें हमें याद की हुई है, बाद में उस चीज़ों को अपने ज़रूर देखते हैं। ये 100% श्योर है कि एग्ज़ाम के अंदर अपनी एक बार आंखों से निकल गया क्वेश्चन, उसको ज़रूर क्रॉस मैच कराएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको पहले ही रीड कर लें। देखो एक कैपेसिटर पेपर कैपेसिटर में प्रयोग होने वाला पैराविद्युतांक है। आपको पता है पैराविद्युतांक अचालक पदार्थ, एक दो कैपेसिटर का निर्माण वैसे होता है कि दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक पदार्थ भरा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऊर्जा स्टोर करवाई जाती है। ठीक है, और ऊर्जा होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट सॉरी ऊर्जा एकत्रित होती है। पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, मेटालाइट पेट्रोल, उपयुक्त सभी पेपर, ऐसे वर्ड्स कभी कभी निकल जाते हैं, इसको आप गहराई में मत लिया करो दोस्तों। जैसा कि आज आपको पता है कि इसके अंदर और भी प्रयोग किए जाते हैं। जो मेटालाइट जो पेपर होते हैं, जो पैराविद्युतांक होते हैं, वो देखो मैं सीधा लिख देता हूँ दोस्तों, बोल देता हूँ सीधा, पॉली प्रोपलाइन और पॉलीकार्बोनेट मेटल पेपर्स। ठीक है, वो तो आ गया। और ये हो गए, इसके अंदर ये 4-5 नाम हैं। और इसकी कई बार अपने को धारिता पूछ लेते हैं, तो धारिता याद रख लेना, 5 पिकोफेरेड से इसका मान कितने पिकोफेरेड, 100 माइक्रोफेरेड तक ये बाज़ार में उपलब्ध होते हैं अपने के लिए। ठीक है, और ये पेपर कैपेसिटर होता है, ये फिल्म कैपेसिटर का ही अन्य नाम होता है, या इसको प्लास्टिक कैपेसिटर भी बोला जाता है दोस्तों। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।
तो चलिए दोस्तों अपने पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अपना आज का क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से सबसे जल्दी नष्ट होने वाला कैपेसिटर कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट, सेरामिक, फिल्म, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होता है ना, वो इनकी अपेक्षा बहुत ही क्या होता है, जल्दी ख़राब होने वाला है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। ओनली डीसी सप्लाई पर फ़र्क करता है माय डियर। इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, क्या क्या जितनी लिखो उतनी कम है दोस्तों। क्या होता है कि इसकी जो क्षमता प्रदर्शित करता है ना अपना, जिससे भी कलर कोडिंग करके आए ना पीछे, तो इस कैपेसिटर की कलर कोडिंग से नहीं हो सकती। ठीक है, इस कैपेसिटर की कलर कोडिंग से जो क्षमता है वो प्रदर्शित नहीं हो सकती, इसका मान निर्धारित नहीं कर सकते हैं कलर कोडिंग से। ठीक है, ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है, अपने बोल सकते हैं एक लाभदायक नहीं है इस प्रकार से, क्योंकि अन्य अपने कर सकते हैं। और देखो इसके अंदर क्या होता है, ये अपने प्रयोग में लेते हैं जब अपने को बहुत उच्च मान की धारिता प्राप्त करनी हो। ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत उच्च धारिता मान हो गया तो साइज में आकार में बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आकार में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर तो आपने देखा होगा छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। अरे भाई पंखे की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात कर रहा हूँ। आगे सिंबल आगे आएगा एक क्वेश्चन तो बताऊंगा मैं आपको। छोटे छोटे सिंबल्स देखे होंगे आपने, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे अपने इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर को लगा दिया तो दोस्तों ये तो हैवी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत उच्च मान की धारिता जहाँ उपयोग हो वहाँ पे। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो घोल भरा जाता है ना, वो जेली या पेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, पेस्ट या जेली का जो घोल भरा जाता है, जिसकी बहुत जो पतली जो परत वो होती है ना इसकी, वो बहुत पतली बनती है। ये वाली परत ना वो बहुत पतली बनती है। और जो ये जेली का घोल भरा होता है, ये हमेशा कैथोड का कार्य करता रहता है। फिर किसका कार्य करता है? कैथोड का। और फिर एक एनोड का बन जाता है, एक कैथोड बन जाता है। इसीलिए ये किस कार्य करता है? फिर डीसी पर कार्य करता है। ठीक है, नेगेटिव कैथोड हो गया और एनोड पॉजिटिव प्लस हो गया। इसलिए इसको ध्रुवता से जुड़ना चाहिए। विपरीत ध्रुवता से जुड़ने पर ये कैपेसिटर क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। इसलिए ये डिसएडवांटेज है। आई होप समझ में आ गया। अगर समझ में आया है दोस्तों तो लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, बहुत मेहनत लगती है। ये देखो नया क्वेश्चन आज का। एक कैपेसिटर में कलर कोडिंग में गुणक घटक को किस कोड से प्रदर्शित किया जाता है? कोड ए, कोड बी, कोड डी, कोड वी। इसके अंदर कोड 5-6 प्रकार के होते हैं जैसा कि दिया है। गुणक घटक का मान कोड डी से लिया जाता है। कोड ए होता है जो फर्स्ट डिजिट होता है। कोड बी होता है वो कोड जो सेकंड डिजिट होता है। वी के अपने बोल सकते हैं वोल्टेज रेटिंग से। और जो कोड है टी होता है, एक अलग होता है टी प्रकार का, जो अपने को सहनशीलता का मान दर्शाता है कि टॉलरेंस कितनी है। एक होता है टी और बी, टी सी बी, जो तापमान टेम्परेचर को अपने को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इतनी बातें आपको कैसे, देखो मान लो ये किसी कैपेसिटर पर लिखा गया है, सॉरी 43,005,6,250 वोल्ट। तो देखो ये है कोड ए, कोड बी और ये है कोड डी मल्टीप्लायर। और सहनशीलता क्या था? कोड टी था, कोड टी। और ये वोल्टेज का होता है, बी क्या होता है? वोल्टेज रेटिंग। तो कोड बी समझ में आ गया। आई हो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 14। एक कैपेसिटर में धारितीय प्रतिबाधा का मान अनंत कब होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान अनंत पूछ रहे। अभी क्वेश्चन करवा के आया था पीछे। जब वोल्टेज करंट से आगे होता है, जब वास्तविक शक्ति बराबर होती है, जब धारा का मान अनंत होता है, जब फ्रिक्वेंसी का मान 0 होता है। फ्रिक्वेंसी 0 होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होता है दोस्तों। इंडक्टिव रिएक्टेंस अनंत होता है, सॉरी। देखो एक स्पार्क को कम करने के लिए स्टार्टर के टर्मिनल के साथ लगाई गई युक्ति। स्पार्क चिंगारी को कम करने के लिए कंडेंसर कहते हैं उसको। कैपेसिटर उस समय किस प्रकार करता है? कैपेसिटर के बहुत सारे यूज है दोस्तों, आप पढ़ो ना उतने भी कम यूज है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए लगाया जाता है, उस समय इसकी रेटिंग केवीआर में हो जाती है। लोड के समांतर में लगाया जाता है। एसी फेज मोटरों में लगाया जाता है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि मोटर स्टार्ट नहीं होती है सिंगल फेज मोटर। ठीक है, कनेक्शन कहाँ होते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में इसके कनेक्शन होते हैं। इसकी बहुत सारे
यूजेज हैं कैपेसिटर के। पंखे में आप देख लो कैपेसिटर लगा होगा, एक फेज को 2 फेज में विभाजित कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जाम्पल और हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। चित्र में दर्शाया गया कैपेसिटर का प्रकार है, चित्र कहाँ है? दरअसल ये DOC के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ, तो इसके अंदर अपने को क्या है कि मैं इसके अंदर इमेज नहीं सेट कर सकता हूँ, तो इमेज वाले क्वेश्चन आपके लिए नहीं ला सकता, केवल ओनली लिख सकता हूँ। इसके अंदर मैं इमेज नहीं ऐड कर सकता, इसीलिए मैं आपको इमेज है जो अलग से दिखाऊंगा। अब ये है इमेज कैपेसिटर की। माय डी ये है इमेज, चित्र में दर्शाया गया कैपेसिटर का प्रकार है। ये अपने को फॉर्मूले मैंने एक्शन ऐसा क्यों लाया है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। थोड़ी सी पहचान करके रखिए कि किसके 2 लैक्स है, किसकी 3 लैक्स है, कितना किसका बड़ा आकार है, ठीक है। उसके हिसाब से आप अब देखो, इसमें चलते हैं ऑप्शन की तरफ। जैसा कि आपने उसके चित्र को देखा होगा, वो एक सेरामिक संधारित्र का प्रकार है। कौन सा? सेरामिक। अब इसकी सेरामिक संधारित्र की मैं से ऐसा बताता हूँ, इसका यूज होता है दोस्तों PCB के अंदर, जो भी दिखा के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर छोटे छोटे लगते होते हैं, पावर इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं ना, उसके लिए लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ये कपलिंग या बाईपास संधारित्र के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। बाईपास संधारित्र कैपेसिटर बोलते हैं। ये इसकी एक विशेषता होती है, क्या होती है कि DC और AC दोनों सप्लाई पर ये वर्क कर सकता है। इसकी टॉलरेंस कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, तो +-10% से +-20% तक इसकी टॉलरेंस मानी जाती है। टॉलरेंस याद रखो तो दोस्तों, इसकी धारिता थोड़ी मोटी याद रख लेना कि 3 पिकोफेरेड से 2 माइक्रोफेरेड तक इसकी कैपेसिटी होती है बेसिकली, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखो 16, वो 17, ये 17 आ गया कि एक प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस प्रकार का रजिस्टर उपयोग करते हैं? PTC, NTC, VD, LD। तो LD रजिस्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक परिपथ में AC हो या DC इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रवाहित धारा का परिमाण घटने से सबसे इफेक्टिव होने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? प्रतिरोधक। इस पे क्या है? सबसे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, धारिता मापने के लिए निम्न में से किस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं? वेन ब्रिज, शेयर ब्रिज और मैक्सवेल ब्रिज। शेयर ब्रिज का उपयोग धारिता मापने के लिए करते हैं। आपको दोस्तों एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो जितने भी ब्रिज हैं, ठीक है, जितने भी ब्रिज हैं, वेस्टर्न ब्रिज से क्या मापा जाता है? अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों। और वेन ब्रिज है जो से फ्रिक्वेंसी का मान ज्ञात करते हैं। बाकी सारे ब्रिज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें अंदर एग्जाम कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन। किस प्रकार का रजिस्टर वोल्टेज पर आधारित है? रजिस्टर वोल्टेज सेंसिटर, थर्मिस्टर, LDR और वेरिस्टर। तो इसका क्या आ जाएगा? थर्मिस्टर होगा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये होता है NTC, नेशनल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। थर्मिस्टर, वेस्टर, LDR। और सेंसिटर होता है ये दोस्तों PTC होता है, ध्यान रख लेना। चालक चालक और सेंसिटर भी एग्जाम के अंदर पूछ देते हैं। जैसे कि अग्निरोधी धातु एग्जाम में अंदर पूछ लेता कि निम्न में से अग्निरोधी धातु कौन सी है? तो एस्बेस्टस अग्निरोधी धातु होती है, ठीक है। थर्मिस्टर और वेरिस्टर LDR, NTC हो जाएगा। और PTC कौन सा होता है? सेंसिटर जो PTC होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। और ये है आपके क्या है क्वेश्चंस जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता है मैंने C1 और कैपेसिटर की धारिता से क्वेश्चन लाए नहीं, क्योंकि आपको पता है ये तो बेसिक फंडा है, ये तो बेसिक फंडा है दोस्तों, जो हर कोई हल कर लेगा। तो इसीलिए मैंने कैपेसिटर के श्रेणी शोधन तो सबको आते हैं दोस्तों, बेसिकली किसको नहीं आते? आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो अभी, IIT थोड़ी लेवल का कुछ पेपर होता है दोस्तों, इसी हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो फाइनली अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्रोवाइड करवाइए। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि हर वैकेंसी का अपडेट आपके लिए वहाँ प्रोवाइड हम करवाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। फाइनली अपने मिलते हैं कल।